जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज की इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 11 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 11 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन करा है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन, बताइए। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन, बताइए। कौन कौन देश है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और क्या है, तो जापान है। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बोलेगा तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और क्या है, जापान थे। ठीक है। और याद रखिएगा कि बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीस और स्पेन राष्ट्र संघ के जो है ना अस्थायी क्या है, सदस्य देश थे। और राष्ट्र संघ की स्थापना बोलेगा तो कब किया गया था, 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है ये करा है ओपेक। इसका ओपेक बोल रहा है ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक के बारे में करा है। ओपेक जो है ना पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वियना में है। कहाँ कहाँ है, तो वियना में है। अगर बात करें यहाँ पे पूछेगा कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्या है, तो कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा। और ओपेक का स्थापना बोलेगा तो 1960 में बगदाद इराक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जमा स्वीकार करना और क्या देना, तो ऋण देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जमा स्वीकार, यहाँ पे कर रहा है व्यवसायिक बैंकों का जो है ना मुख्य कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना और क्या करना, तो ऋण देना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, बताइए। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुंबई है। कहाँ है, तो मुंबई है। लेकिन ऐसे बोलेगा तो कहाँ राजधानी है, तो नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है क्या, बताइए। करा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वोटर लिस्ट। मतलब क्या बोलते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, तो मतदाता सूची को आमतौर वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची कहा जाता है। नेक्स्ट है ये करा 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, बताइए। 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संपत्ति का अधिकार है। क्या है, तो संपत्ति का अधिकार है। तो याद रखिएगा ना कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया। और भाग जो है ना, भाग कितना में बात करें तो भाग जो है ना, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत अब जो है ना कानूनी अधिकार क्या है, तो रह गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर पालिका से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। और लोक लेखा समिति में कुल सदस्य बोलेगा तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या है, तो संबंधित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का अनुच्छेद कितना है, तो 44 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइए। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, लेटराइट मिट्टी है। क्या है, तो लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लेटराइट मिट्टी है। और उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से लेटराइट मिट्टी जो है ना बनती है। नेक्स्ट है ये करा है कि भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा,
जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो विकल्पों में से ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? तो जोग जलप्रपात है। ठीक है, और जोग जलप्रपात की ऊंचाई बोलेगा 255 मीटर है। और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर क्या है? तो अवस्थित है। ठीक है, और जोग जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कौन सा राज्य में? तो कर्नाटक में क्या है? तो अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि कौन सी नदी, करा कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? यहाँ पे नहीं बहने का बात की कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बताइए कौन सी नदी होगी? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो, गोदावरी नदी। क्या होगा? गोदावरी नदी होगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी बोलेगा कौन कौन है? नर्मदा है, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडवी, लूनी, शरावती, जुआरी आदि है। ठीक है, तो याद रखें ना कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी बोले नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडोवी, लूनी, शरावती, जुआरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बताइए नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ए होगा। बंगाल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो बंगाल में चलाया गया था। तो बंगाल में जो है नील आंदोलन को क्या किया? चलाया गया था। और नील आंदोलन 1859 से 60 के आसपास चलाया गया था। नेक्स्ट है करा कि बर्मा म्यांमार को ब्रिटिश भारत से जो है ना कब अलग किया गया था? बताइए। क्वेश्चन करा है कि बर्मा जो है ना म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो बर्मा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से जो है ना कब अलग किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1937 में अलग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है ना प्रतिपादक था? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? कौन था? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो था। तो थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या था? प्रतिपादक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बताइए गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बीजापुर। कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, तो गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में क्या है? स्थित है। और गोल गुंबज का बात करें, गोल गुंबज बीजापुर के शासक जो है ना आदिल शाह का क्या है? तो मकबरा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की जो है ना शुरुआत की थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की जो है ना शुरुआत किया था? बताइए किसने किया था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए व ग्रेनाइट से क्या है? तो बना हुआ है। तो श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है ग्रेनाइट सामग्री से क्या है? तो बनी हुई है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है? बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना है? तो 18 है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? बताइए। कह रहा है कि ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। तो मामलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और गुलाम वंश को जो है ना, गुलाम वंश को ही ममलूक वंश के नाम से क्या है? तो जानते हैं। और दिल्ली का पहला सुल्तान बोलेगा इल्तुतमिश को कहा जाता है, और गुलामों का गुलाम बोलेगा तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? बताइए। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फोरकेटिंग है। क्या है? तो फोरकेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए कौन सा दो देश है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अफगानिस्तान और क्या पाकिस्तान को क्या करता है? विभाजित करती है। तो याद रखिए कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्या करता है? विभाजित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा बोलेगा तो भारत और चीन के बीच है। रेडक्लिफ रेखा बोलेगा भारत पाकिस्तान के बीच है। हिंडरमन रेखा बोलेगा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। और 38वीं समांतर रेखा बोलेगा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच है। ठीक है, और मैगुनॉट रेखा बोलेगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। और 49वीं समांतर रेखा बोले अमेरिका और क्या है? कनाडा से कोई क्या करता है? विभाजित करती है। संबंधित जो है ना सारा देश है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है करा कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर का मकबरा जो है ना किस शहर में स्थित है, बताइए। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ है, तो आगरा में है। कहाँ है, तो आगरा में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सम्राट अकबर का मकबरा बोलेगा तो कहाँ स्थित है, आगरा शहर में स्थित है। सफदरजंग का मकबरा बोलेगा कहाँ है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा बोलेगा कहाँ है, नई दिल्ली में है। बीबी का मकबरा बोलेगा तो कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। और शेषा सूरी का मकबरा बोलेगा तो कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। और बाबर का मकबरा बोलेगा तो कहाँ है, काबुल में है। नेक्स्ट है एक रहा कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हेनरी विवियन ड्रेजू शुरू किया था। नेक्स्ट है करा कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शुक्र है। कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि इनमें से किस भारतीय राज्य में थार रेगिस्तान का कोई भाग क्या है, नहीं आता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करीन में से किस भारतीय राज्य में थार रेगिस्तान का जो है ना कोई भाग नहीं आता, बताइए। कौन सा राज्य है, बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। तो थार मरुस्थल का भाग भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है। और थार मरुस्थल भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक जो है ना फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को जो है ना परिभाषित करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद होगा। 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 21 का ए होगा। तो याद रखिएगा ना कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए में शिक्षा का अधिकार को जो है ना परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट का ये करा कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अवसाद कहते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि साहित्य अकादमी का मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, बताइए। किसको, बताइए। करा कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसको प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, साहित्य। क्या होगा, तो साहित्य होगा। तो साहित्य अकादमी मुख्य रूप से साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए क्या है, तो समर्पित है। नेक्स्ट है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, बताइए। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दाऊद खां करारानी था। कौन था, दाऊद खां करारानी था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार के किस भाग में भांगर मिट्टी का क्षेत्र जो है ना कहते हैं, बताइए। करा बिहार के किस भाग को जो है ना भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं, बताइए। किस क्षेत्र को कहते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का जो है ना क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, बताइए। करा 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 98 सीटें जो है ना प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पटना कलम शैली से जो है ना संबंधित क्या है, चित्रकार है, बताइए। निम्न में से कौन पटना कलम शैली से संबंधित जो है ना चित्रकार है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त सभी है। कौन कौन है, हुलास लाल भी हैं, जयराम दास भी हैं और शिव दयाल एवं क्या है ईश्वरी प्रसाद भी हैं। तो हुलास लाल और जयराम दास तथा शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद जो है ना ये सब क्या है, तो पटना कलम शैली किसे क्या है संबंधित जो है चित्रकार हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट का ये करा है कि 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर कितनी है, बताइए। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर कितनी है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 76 जो है ना 9% है। नेक्स्ट आइए करा किसी पिंड पर जो है ना 20 न्यूटन का बल
पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, माइनस जो है 40 जूल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के ऊतकों को शीर्षस्थ, परिश्रेय और अंतःविष्ट के रूप में जो है ना वर्गीकृत किया गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के ऊतकों को शीर्षस्थ, परिश्रेय और अंतःविष्ट के रूप में जो है ना वर्गीकृत किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विभाज्योतक ऊतक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर बढ़ता है बताइए। करा कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सदैव नीचे की ओर बढ़ता है, बताइए कौन सा भाग है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़ें हैं। क्या है, तो जड़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की जो है ना सहायता करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पचमाव होगा। क्या होगा, पचमाव होगा। ठीक है, तो पचमाव भोजन की को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की जो है ना सहायता करता है। नेक्स्ट है करा अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है, तो सही है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें कौन कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि अधिवृक्क हार्मोन के बारे में पहला कह रहा है कि हृदय तेजी से जो है धड़कता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वसन दर बढ़ जाती है, ये भी क्या है, तो सही है। और रक्तचाप कम हो जाता है, ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है जठर रस का पीएच मान कितना होता है बताइए। जठर रस का पीएच मान जो है ना कितना होता है बताइए, क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 1.2 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में क्या है, तो सत्य है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में क्या है, तो सत्य है बताइए। कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है ना कि कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है, तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है पहला कह रहा है कि बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल क्या है, अलग होते हैं। यही क्या है, जो बिल्कुल जो है ना ए नंबर क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो याद है कि कथन जो है ना जो किसी यौगिक के बारे में सत्य है, कौन है, तो बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल क्या है, अलग होते हैं। ठीक है, और एक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजन से बनता है। यह संयोजन रासायनिक बंधों के माध्यम से होता है और यौगिक बनने की प्रक्रिया एक क्या है, रासायनिक जो है ना परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक जो है ना कौन होते हैं बताइए। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन होते हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और क्या है, मेमोरी होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और क्या है, मेमोरी होते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्वाशियोकर होता है। क्या होता है, क्वाशियोकर होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन कमी से कौन सी रोग होता है, क्वाशियोकर होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है बताइए, क्या है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर सी होगा, CH3COO-C2H5 होगा। तो CH3COO-C2H5 एक क्या है, तो एस्टर है। ठीक है, और CH3COO-C2H5 का यूपिक नाम बोलेगा तो क्या होता है, एथाइल एसीटेट, मतलब इथाइल एथाइनोएट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, कितने, तो 3 को।
ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया है और 5 सितंबर 2025 को देश के 81 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है किस देश ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओपेक जो है 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओपेक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, बताइए कौन सा देश है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इजराइल है। कौन सा देश है, इजराइल है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो जेरूसलम है। नेक्स्ट आइए करा 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास क्या है, तो मैत्री क्या है, तो 14वां जो है आयोजित किया गया, बताइए। करा 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास मैत्री 14वां जो अभ्यास आयोजित किया गया, बताइए कौन सा देश है, क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, थाईलैंड होगा। क्या होगा, तो थाईलैंड होगा। तो मैत्री जो अभ्यास होता है ना किन 2 देश के बीच होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मैत्री जो अभ्यास होता है किन 2 देश के बीच होता है, तो भारत थाईलैंड के बीच होता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, बताइए। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम है। क्या है, तो विक्रम है। नेक्स्ट आइए करा कि आरबीआई के नए टैक्स संरचना जीएसटी के तहत कितने आधारभूत जो है ना स्लैब होंगे, बताइए। क्वेश्चन करा कि आरबीआई के नए टैक्स संरचना जीएसटी के तहत कितने आधारभूत स्लैब होंगे, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में जीएसटी सुधार 2.0 के तहत कितने जीवन रक्षक दवाओं को पूर्ण जीएसटी रहित जो है ना घोषित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत में जीएसटी सुधार 2.0 के तहत कितने जीवन रक्षक दवाओं को पूर्ण जीएसटी रहित जो है ना घोषित किया गया है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 33। कितने, तो 33। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। करा विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दीपक मित्तल को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि 4 सितंबर 2025 को एनआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एम्स दिल्ली है। कौन सा है, तो एम्स दिल्ली है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर बात करें कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है, बताइए कितने करोड़ है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1500 क्या है, तो करोड़ है। नेक्स्ट आइए करा कि 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में कनाडा में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में कनाडा में भारत का उच्चायुक्त जो है ना किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दिनेश के पटनायक को जो है ना नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, बताइए। 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन में होगा। कहाँ होगा, तो चीन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उर्जित पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, और वर्ष इस बार जो है ना खेल दिवस का अगर थीम पूछेगा तो क्या है, 1 घंटा खेल के मैदान में। ठीक है, और यह दिवस जो है ना राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है
हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को जो ना हॉकी का क्या बोलते हैं, जादूगर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर वाहन लुब्रिकेंट और रख रखाव से जो है ना पार्ट पूरे जैसे क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन रद्दीकरण के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी के किस आधार पर लाइसेंस को जो है रद्द कर सकता है, बताइए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन मतलब रद्दीकरण के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी किस आधार पर लाइसेंस को रद्द कर सकता है, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। यदि धारक अभ्यस्त अपराधी मतलब हैबिचुअल क्या है तो क्रिमिनल, या अभ्यस्त क्या है शराबी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के नियम 50 और 51 का मुख्य विषय क्या है, जो 2019 के बाद जो अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण हो गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के नियम 50 और 51 का मुख्य विषय क्या है, जो 2019 के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का प्रारूप जो है ना अनिवार्य क्या है, तो कार्यान्वयन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा MVA 1988 की धारा 140 बिना किसी गलती के दायित्व और धारा 163 का ए संचरित फार्मूला के आधार पर मुआवजा के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि MVA 1988 की धारा 140 बिना किसी गलती के दायित्व और धारा 163 का ए संचरित फार्मूला के आधार पर मुआवजा के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। धारा 140 एक निश्चित क्या अंतरिम राशि है जो गलती जो है ना साबित किए बिना, और जबकि धारा 163 आय जो है मतलब इनकम के आधार पर एक संचरित फार्मूला के तहत मुआवजा प्रदान करती है। इसमें भी गलती जो है ना साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 2019 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 110 के ए वाहन को वापस बुलाना मतलब रिकॉल के तहत केंद्र सरकार को किसी वाहन का मॉडल को वापस बुलाने का आदेश देने का अधिकार कब है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 110 के ए मतलब वाहनों को वापस बुलाना मतलब रिकॉल के तहत केंद्र सरकार को किसी वाहन मॉडल को वापस बुलाने का आदेश देने का अधिकार जो है ना कब है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यदि वाहन का डिजाइन पर्यावरण या सड़क सुरक्षा के लिए हानिकारक जो है ना दोषपूर्ण जो है ना पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि एक 17 वर्षीय किशोर जिसके पास 50 सीसी से कम का लाइसेंस है 150 सीसी की मोटरसाइकिल से दुर्घटना कर देता है, तो MVA 2019 धारा 199 के एक के तहत वाहन के मालिक अभिभावक पर क्या दंड लगाया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की कैद, और वाहन का पंजीकरण जो है ना 12 महीने के लिए जो है रद्द हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा एक गोल नीली पृष्ठभूमि वाला अनिवार्य चिन्ह जिस पर केवल एक साइकिल का चित्र है क्या दर्शाता है, बताइए। करा एक गोल नीली पृष्ठभूमि पर अनिवार्य चिन्ह मतलब क्या मैंडेटरी साइन जिस पर केवल एक साइकिल का चित्र है क्या दर्शाता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केवल साइकिल के लिए अनिवार्य पथ जो है ना कंपलसरी साइकिल क्या है ट्रैक जो है ना दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है करा कि जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले सड़क पर बनी जिंग जैंग रेखाओं मतलब क्या है जिंग जैंग लाइन्स का कानूनी अर्थ क्या है, बताइए। करा जेब्रा क्रॉसिंग से ठीक पहले सड़क पर बनी जिंग जैंग रेखाओं का कानूनी अर्थ क्या है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। यह दर्शाता है कि चालक को क्रॉसिंग के पास सतर्क रहना चाहिए और इन रेखाओं के क्षेत्र में ओवरटेक या पार्क जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा, यदि एक ट्रैफिक लाइट जो चालू हरी बत्ती और सीधा जाने वाला हरा तीर ग्रीन एरो पॉइंटिंग स्ट्रेंथ एक सीधा साथ दिखा रही है तो इसका क्या अर्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि यदि एक ट्रैफिक लाइट जो चालू है हरी बत्ती और सीधा जाने वाला हरा तीर जो है ना ग्रीन एरो पॉइंटिंग स्ट्रेंथ एक साथ दिखा रही है तो इसका क्या अर्थ है, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सभी लेन सीधे जा सकते हैं हरी बत्ती के कारण और तीर केवल जो है एक अतिरिक्त क्या है तो पुष्टि है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 180 अपराधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने देना और धारा 181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना में क्या संबंध है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि मोटर व्हीकल अधिनियम मतलब MVA 1988 की धारा 180 अपराधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने देना और धारा 181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना में क्या संबंध है, बताइए क्या होगा।
तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। धारा 181 चालक पर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए लागू होती है, और धारा 180 जो है ना मालिक पर जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को गाड़ी देने के लिए क्या है, लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR 1989 के अनुसार वाहन चालक द्वारा वाहन धीमा करने का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार वाहन चालक द्वारा वाहन धीमा करने का आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दाहिने हाथ को बाहर निकालकर हथेली को नीचे की ओर रखते हुए हाथ को बार बार ऊपर नीचे जो है ना करना, मतलब फ्लटरिंग करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 2019 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 93 के तहत एग्रीगेटर जैसे ओला उबर को लाइसेंस देने के नियम बनाने का अधिकार जो है ना किसे दिया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है 2019 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा क्या है? 93 के तहत एग्रीगेटर जैसे ओला उबर को लाइसेंस देने के नियम बनाने का अधिकार जो है ना किसे दिया गया है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 147 के तहत एक थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के लिए निम्नलिखित में से क्या कवर करना क्या है? तो अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे नहीं का बात किया है। कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट MVA 1988 की धारा 147 के तहत एक थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के लिए निम्नलिखित में से क्या कवर करना अनिवार्य नहीं है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निजी कार में यात्रा कर रहे गैर किराया भुगतान जो है ना यात्री को लगी चोट, ये क्या है? तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन पैदल यात्री को लगी चोट ये अनिवार्य है। दूसरे वाहन को धुआं नुकसान ये संपत्ति क्या है? तो अनिवार्य है। वाहन के चालक को देता ये भी क्या है? तो अनिवार्य है। तो 72 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो अनिवार्य जो है ना कवर करना क्या अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि येलो बॉक्स जंक्शन पीले जालीदार बक्से का उल्लंघन कब माना जाता है? बताइए। येलो बॉक्स जंक्शन पीले जालीदार बक्से का उल्लंघन जो है ना कब माना जाता है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यदि आप बॉक्स में प्रवेश करते हैं और आपके निकास के स्पष्ट ना होने के कारण आपको बॉक्स के भीतर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि 2019 के संशोधन के अनुसार अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन की अवधि के दौरान वाहन चलाने मतलब धारा 182 पर दंड क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 2019 के संशोधन के अनुसार अयोग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन की अवधि के दौरान वाहन चलाने मतलब धारा 182 पर दंड क्या है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 10,000 रुपये का जुर्माना और क्या है? तो कारावास है। नेक्स्ट आइए करा कि MV 1988 के तहत माल परिवहन गूगल ट्रांसपोर्ट के लिए राष्ट्रीय परमिट और नेशनल परमिट से संबंधित नियम और शर्तें कौन निर्धारित करता है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। केंद्र सरकार क्या करता है? निर्धारित करता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा। करिए ये चित्र जो है ना क्या दर्शाता है? बताइए। ये आपको चित्र आपको दिख रहा होगा, बताइए इसका मतलब क्या है? बताइए। फिगर को देखिए और बताइए इसमें क्या मतलब दर्शा रहा है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पार्किंग और विराम स्थल को जो है ना दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि MVA 1988 की धारा 50 के अनुसार यदि वाहन राज्य के भीतर बेचा जाता है तो नए मालिक को स्वामित्व के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए कितने दिनों के भीतर जो है आवेदन करना होगा? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 14 दिन क्या होगा? तो 14 दिन होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि CMVR 1989 के अनुसार परिवहन वाहनों में निजी वाहनों के विपरीत किन दो उपकरणों को होना क्या है? तो अनिवार्य है। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि CMVR 1989 के अनुसार परिवहन वाहनों मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल में निजी वाहनों के विपरीत किन दो उपकरणों का होना क्या है? तो अनिवार्य है। बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। स्पीड गवर्नर और VLT वाहन स्थान ट्रैकिंग पैनिट बैक बटन होना क्या है? तो अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। कह रहा है यह चित्र क्या दर्शाता है? बताइए। यह जो आपको फिगर दिख रहा है यह क्या दर्शा रहा है? अच्छे से ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा? बताइए। कह रहा है यह चित्र जो है ना क्या दर्शाता है? बताइए क्या होगा? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ट्रक निषेध सभी ट्रकों को रोकता है और 10 टन केवल 10 टन से अधिक एक्सल लोड वाले वाहनों को रोकता है। यह कुल वजन से भिन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए करें कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से फैलाता है हथेलियों नीचे की ओर, तो यह किन दिशाओं के यातायात को जो है रुकने का संकेत है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि यदि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपनी दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से फैलाता है मतलब हथेलियों नीचे की ओर,
तो यह किन दिशाओं के यातायात को जो है रुकने का संकेत है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामने और पीछे वाले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, इंजन चल रहा है लेकिन अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है। अल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल पर 12 वोल्ट है लेकिन बैटरी पर 12 वोल्ट है और घट रहा है। तो डैशबोर्ड पर 4 लाइट बंद है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए। एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, पिछले सेट में जो है क्वेश्चन करवा चुके हैं। बताइए क्या होगा? बताइए, इसका आंसर याद हो, बताइए क्या होगा? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अल्टरनेटर और बैटरी के बीच मुख्य फ्यूज या फ्यूसिबल लिंक जो है ना उड़ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि मास्टर सिलेंडर बदलने के बाद ब्रेक पेंडल दृढ़ लगता है। करा कि मास्टर सिलेंडर बदलने के बाद ब्रेक पेंडल दृढ़ लगता है मतलब फर्म, लेकिन पेंडल छोड़ने के बाद भी ब्रेक ड्रैग करते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मास्टर सिलेंडर की पुश रॉड को बहुत लंबा एडजस्ट किया गया है जो पिस्टन को पूरी तरह से वापस नहीं आने दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी केवल इंजन ठंडा होने पर स्टीयरिंग घुमाने पर तेज कराहने की आवाज़ करती है, 5 से 10 मिनट बाद आवाज़ गायब हो जाती है। द्रव का स्तर सही है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी के इंजन जो है ना, केवल इंजन क्या है, ठंडा होने पर स्टीयरिंग घुमाने पर तेज कराने की आवाज़ आती है और 5 से 10 मिनट बाद जो है ना आवाज़ गायब हो जाती है। तो द्रव का स्तर सही है, इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, गलत प्रकार के पावर स्टीयरिंग द्रव का उपयोग जो ठंडा होने पर क्या है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारी लोड पर इंजन मिसफायर करता है। भारी लोड पर इंजन मिसफायर करता है लेकिन आइडल पर ठीक से चलता है। कोड जो है ना PO 301, सिलेंडर 1 मिसफायर है, अपने सिलेंडर 1 का स्पार्क प्लग सिलेंडर 2 से मतलब 2 से बदला है और मिस फायर सिलेंडर 1 पर ही है रहा है। आपने सिलेंडर 1 के इग्निशन कॉइल को सिलेंडर 2 से बदला तो मिस फायर सिलेंडर 2 पर चला गया। निदान क्या है? बताइए क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सिलेंडर 1 इग्निशन कॉइल क्या है, तो खराब है। नेक्स्ट आइए, करा कि एक कार का व्हील अलाइनमेंट किया जाता है। करा एक कार का जो है ना व्हील अलाइनमेंट किया जाता है और कास्टर एंगल बाएं और दाएं अगले पहियों के बीच असमान पाया जाता है। यह सबसे अधिक किस लक्षण का कारण बनेगा? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वाहन उस तरफ खींचेगा मतलब पुल जिस तरफ जो है ना कम पॉजिटिव क्या होगा? तो कास्टर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वायल फिल्टर को अत्यधिक कसने मतलब ओवर टाइटिंग का प्राथमिक जो है ना जोखिम क्या है? बताइए। कह रहा है कि वायल फिल्टर को अत्यधिक कसने मतलब ओवर क्या है, टाइटेंटिंग का प्राथमिक जो है ना जोखिम क्या है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रबर गैस्केट कुचल या विकृत जो है ना डिफॉर्म हो जाएगा जिसके बाद वह उच्च दाब पर जो है रिसाव हो सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इंजन स्टार्ट करना मुश्किल है, आइडल खुरदरा है और काला धुआं दे रहा है। स्कैन टूल शॉर्ट टर्म फ्यूल टर्म STFT को माइनस जो है ना 25% -25% पर दिखा रहा है। तो यह क्या दर्शाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन स्टार्ट करना क्या है? तो मुश्किल है और आइडल क्या है? तो खुरदुरा है और काला धुआं दे रहा है। स्कैन टूल शॉर्ट टर्म फ्यूल मतलब STFT को -25% दिखा रहा है। तो यह क्या दर्शाता है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंजन रिच मतलब ईंधन ज़्यादा जल रहा है और ECU ईंधन को घटाने की जो है ना कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आइए, कर आधुनिक एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या है? बताइए। आधुनिक एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कीमती धातु मतलब प्लेटिनम का उपयोग करके हानिकारक मतलब SCO और NOx को रासायनिक रूप से H2O और CO2 और N2O में क्या करना? तो बदलना। नेक्स्ट आइए, कराए कि एक FW फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि एक FW मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ आती है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, घिसे हुए या टूटे हुए इंजन मतलब ट्रांसमिशन माउंट्स विशेषकर डॉग बोन माउंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि एक FW मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से क्या है ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है। इसका सबसे संभावित कारण है कि घिसे हुए या टूटे हुए इंजन ट्रांसमिशन माउंट मतलब विशेषकर यह क्या है डॉन वोंट माउंट है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक कार की हेडलाइट तेज और धीमी होती है, खासकर जब इंजन आरपीएम बदलता है तो बैटरी नहीं है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अल्टरनेटर के भीतर एक खराब वोल्टेज रेगुलेटर जो अस्थिर वोल्टेज जो है ना दे रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रैंक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम में पिनियन क्या करता है बताइए। रैंक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम में पिनियन क्या करता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह स्टीयरिंग कॉलम से जुड़ा एक छोटा गियर है जो रैंक को क्षैतिज जो है रूप में क्या करता है, रूप से जो है ना हिलाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि टायर का ट्रेड दोनों बाहरी किनारों पर गंभीर रूप से घिस गया है। कह रहा है कि टायर का ट्रेड दोनों बाहरी किनारों पर गंभीर रूप से घिस गया है, जबकि बीच का ट्रेड लगभग नया है। इसका सबसे निश्चित कारण क्या है बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टायर में हवा का दबाव बहुत कम होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इंजन पूरी तरह से स्टार्ट होता है और आइडल करता है जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो यह दम घुटता है और लगभग जो है ना बंद हो जाता है। यदि आप एक्सीलेटर को बहुत धीरे धीरे दबाते हैं तो यह ठीक रेव होता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए, क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो बी होगा, जाम हुआ फ्यूल फिल्टर या कमजोर फ्यूल पंप, मतलब जो उच्च मांग पर पर्याप्त ईंधन नहीं दे पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो बी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रेक फ्यूल को समय समय पर जैसे हर 2 साल में क्यों बदला जाना चाहिए बताइए। ब्रेक फ्यूल को समय समय पर जैसे हर 2 साल में क्यों बदला जाना चाहिए बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह हाइग्रोस्कोपिक मतलब नमी सोखने वाला होता है जो इसके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है और आंतरिक जंग का जो है ना कारण बनता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एक कार घुरघुर जैसी जो है ना घुरघुर है। कह रहा है एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एक कार घुरघुर जैसी आवाज़ करती है जब क्लच पेडल दबाया जाता है, जब पेडल छोड़ा जाता है तो आवाज़ चली जाती है। तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एक कार घुरघुर जैसी आवाज़ करती है जब क्लच पेडल को दबाते हैं तो जब दबाया जाता है, ठीक है, और जब पेडल छोड़ा जाता है तो आवाज़ चली जाती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, खराब जो है ना थ्रो आउट बेरिंग, मतलब रिलीज क्या है तो बेरिंग है। नेक्स्ट आइए करा कि CI मतलब डीजल इंजन में दहन मतलब कम्ब्यूशन की शुरुआत कौन करता है बताइए। CI मतलब डीजल इंजन में कम्ब्यूशन की शुरुआत कौन करता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हवा को अत्यधिक संपीड़ित करने से जो उत्पन्न जो है ना तीव्र गर्मी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सी होगा। तो याद रखिए कि CI मतलब डीजल इंजन में दहन कम्ब्यूशन की शुरुआत हवा को अत्यधिक संपीड़ित मतलब क्या एक्सट्रीम कंप्रेशन करने से उत्पन्न तीव्र गर्मी से होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि आप इग्निशन कुंजी को ऑन पर घुमाते हैं, सभी डैशबोर्ड लाइटें जल जाती है। आप कुंजी को स्टार्ट पर घुमाते हैं, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना क्लिक ना क्रैंक। डैशबोर्ड की लाइटें धीमी नहीं होती। इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सी होगा, एक खराब इग्निशन स्विच मतलब क्या स्टार्ट सर्किट या मैनुअल में क्लच सेफ्टी स्विच जो स्टार्ट तक क्या सिग्नल नहीं भेज रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि इंजन ऑयल डिपिस्टिक पर जली हुई गंध और बहुत गहरा काला रंग होना यह किस बात का प्रबल संकेत है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंजन ऑयल को बदलते हुए बहुत लंबा समय हो गया है और यह अत्यधिक क्या है तो गर्म हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो बी होगा। नेक्स्ट ये करा कि वाहन तेज गति पर ठीक चलता है लेकिन धीमी गति पर जो है स्टीयरिंग बहुत भारी हो जाता है। पावर स्टीयरिंग पर फ्यूल का स्तर सही है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि वाहन तेज गति पर ठीक चलता है। करा कि वाहन जो है ना तेज गति पर ठीक चलता है लेकिन धीमी गति जैसे पार्किंग पर स्टीयरिंग बहुत भारी हो जाता है। तो पावर स्टीयरिंग फ्यूल का स्तर सही है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पावर स्टीयरिंग पंप कम RPM पर पर्याप्त जवाब जो है नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन का एयर कंडीशनिंग AC सिस्टम केवल तब ठंडा करता है जब वाहन हाईवे पर चल रहा होता है लेकिन ट्रैफिक में रुकने पर गर्म हवा देने लगता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि वाहन का एयर कंडीशनिंग मतलब AC सिस्टम केवल तब ठंडा करता है जब वाहन हाईवे पर चल रहा होता है लेकिन ट्रैफिक में रुकने पर गर्म हवा देने लगता है। इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा।
तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। एसी कंडेंसर का पंखा जो है ना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपके ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है और क्लास का लिंक कर दिया जा रहा है, उसको सभी लोग जरूर देखिए। और एक आपके ग्रुप में जो है ना, और एक राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल जिसमें 29,000 मेंबर हैं, उसमें भी जो है ना पीडीएफ डाल दिए। 148 पेज का जो है ना पीडीएफ है, स्लाइड है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसको अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना वहाँ से क्वेश्चन वहाँ से देखने को हर हाल में मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना क्लास हो चुका है पीछे का, हर वो क्लास को अच्छे से कर लीजिए। आपके पास मुश्किल से 10 दिन का समय है, मतलब 9 दिन है। जितना होता है ना अपने आप पर समय दीजिए। पूरा जो है ना राती जो भी आपके जो मतलब शादी होने में जो है आपका कार्ड वगैरह है ना, उस सबको इग्नोर कीजिए। सारा फोकस जो है ना पढ़ाई पे कीजिए। आपका इस बार ज़िंदगी बदलने वाला है, ठीक है। अपने आप में बेस्ट करिए, आपके ज़िंदगी में तो बहुत बेस्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। कल जो है ना आपका 1 से लेकर 10 तक आपका रिवीजन क्लास आएगा, इसी बुक का आएगा। तो उस क्लास को सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें पीछे का रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जो है ना 10 तारीख को आपको एग्जाम होने वाला है, तो जितना पीछे का रिवीजन करवाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। बाकी आगे का क्लास जितना बचा हुआ है सारा जो है ना खत्म कर देंगे, ताकि आप एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर पर कर पाइएगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।